चलिए तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न कहता है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद 5वें शब्द की जगह रिक्त, क्या लिखा है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया, ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पर साथियों आपको ये याद रखना है कि अगर पठन परीक्षण, लेखन, व्याकरण और क्लोज, ठीक है, इसमें जो राइट विकल्प आपका जाएगा वह क्या जाएगा, क्लोज परीक्षण जाएगा। क्यों, अब क्लोज परीक्षण क्या होता है उसको समझिएगा साथियों। जो क्लोज परीक्षण होता है इसको आप एक तरह से, एक तो इसको रिक्त पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है, रिक्त पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है, और इसी को साथियों कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स परीक्षण भी इसको कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा, यानी पूरा एक अनुच्छेद होगा, और उस अनुच्छेद समझते हो ना कि पूरा का पूरा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दिया होगा, और आपको सिर्फ एक बात उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर रिक्त स्थान छोड़ दिए जाएंगे, और इन रिक्त स्थानों को आपको फिल करना है। बस इसी को कहते हैं क्लोज परीक्षण। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाने वाला है, डी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। छोटी छोटी बातें इनको आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, एक चीज और आपको बताएं कि आपने पढ़ा होगा जिसको कहते हैं श्रुतलेख। एक श्रुतलेख होता है, एक सुलेख होता है, ठीक है, एक श्रुतलेख होता है, एक सुलेख होता है। श्रुतलेख किसे कहते हैं, जिसको आपने सुना और फिर लिखा, वो श्रुतलेख होता है। दूसरा होता है सुलेख। सुलेख किसको कहते हैं, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। मतलब आप देख देख के भी अगर लिखते हैं तो वो सुलेख माना जाता है। क्लियर। श्रुतलेख में सुनकर लिखा हुआ दो चीजें आती हैं, सुनकर लिखा हुआ और अच्छा लिखा हुआ, वो श्रुतलेख होता है। सुलेख देख देख के भी आप लिख सकते हो और सुनकर भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो विकल्प होने वाला है साथियों डी जाएगा। इसको आप भूलना नहीं है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, ये आपको बताना है। कि जो भाषा अर्जन है ना, भाषा अधिगम सिद्धांत, अर्जन किसको कहते हैं, सीखने को कहते हैं, पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर साथियों क्या कहता है, भाषा, और अर्जन किसे कहते हैं साथियों, अर्जन कहते हैं सीखने को। किसको कहते हैं, सीखने को। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे कहता है कि भाषा अर्जन मतलब भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो किससे संबंधित है, पियाजे से, चॉम्स्की से, स्किनर से या ब्रूनर से। याद करिए कल की क्लास में हमने ये प्रश्न नहीं कराया था, लेकिन आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हो, क्योंकि साथियों हमने आपको इत्मीनान से इसका भाषा सिद्धांत के विषय में बताया था। 22 का बी, 2 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही साथियों। क्या जाएगा, चॉम्स्की। हमेशा याद रखना है चॉम्स्की ने क्या दिया है, भाषा अधिगम सिद्धांत दिया है। यानी चॉम्स्की ने कहा है कि जो भाषा होती है, भाषा को सीखने के लिए जिसका सबसे हम कह सकते हैं, किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है, किसी भी भाषा को हमें अर्जन करना है, तो हमें उसके संकेतों को समझना होगा, हमें उसके संकेतों को समझना होगा। ये कतई आवश्यक नहीं है कि अगर हमें संकेत नहीं आते हैं तो हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। देखिए एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी भाषा क्या होता है, बातचीत करना, यानी अपनी बात को कहना और दूसरे की बात को सुनना। ये क्या है, ये साथियों भाषा अर्जन है। क्या है, भाषा अर्जन है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है तो भी वो भाषा अधिगम कर सकता है, भाषा को सीख सकता है। लेकिन इसको अभिव्यक्त करने के लिए, यानी ये हम आपको आगे और भी डिटेल से बताएंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए वर्ण संकेतों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो विकल्प होना है वह चॉम्स्की जाएगा। आप देखिए स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने कहा था अनुकरण का सिद्धांत। क्या कहा था, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण क्या करता है, देखिएगा अनुकरण की बात करते हैं तो जैसा हम करते हैं हमारे बच्चे भी हमारा अनुकरण करते हैं, और वैसे ही कार्य बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से अनुकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कहता है पियाजे। तो अगर साथियों हम पियाजे की बात करें तो पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होने वाला है बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, आज अभी तक शेयर वेयर काहे नहीं किया भैया,
शेयर क्यों नहीं करा? आज की क्लास आपको देखना बहुत मजेदार लगने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न किसने कहा, क्या है? विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल करने के बाद लिपि में लिखी जा सकती हैं। अब देखिए आज प्रॉब्लम क्या है कि आज एक आपको खूब पता है कि जैसा कि हमने कल ही बताया था कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम खराब हो चुका है। वैसे जो सिस्टम होता था ना, सिस्टम बिल्कुल, यहाँ आपने देखा होगा जब क्लास स्टार्ट हुई होगी तो यहाँ एक मेज पड़ी है, इस पे कुछ किताबें रखी होती हैं, कुछ कापियां रखी होती हैं, है ना, और यहीं पर एक सिस्टम भी रखा होता है ना। आप समझ सकते हो पूरे दिन हम लोगों का सिर्फ पढ़ना पढ़ाना होता है और किसी भी एक्टिविटीज से कोई भी मतलब नहीं। हम लोग बिल्कुल सामाजिक है ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज में उठना बैठना ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जब सिस्टम रखा रहता था ना तो उस सिस्टम में ऐसे देखते रहते थे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर लाइटिंग बहुत तेज रहती है तो ऐसे दिखाई नहीं देता है कि क्या पूरा लिखा है, और सिस्टम जब सामने रहता है ना तो उसमें पूरा जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहता है वही हमारे सामने भी स्क्रीन पर चलता रहता है। लेकिन आज ये प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए आज मोबाइल से ही काम चलाते हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक लिपि में लिखी जा सकती हैं। ये साथियों क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णता सत्य है, या पूर्णता सत्य है, या भ्रामक सत्य है, ये आपको बताना। देखिएगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी लिपि है, विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। कैसे? देखिएगा जैसे साथियों हमारी देवनागरी लिपि, हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? फटाफट कमेंट करिएगा। हिंदी की लिपि मेरे साथियों कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब देवनागरी लिपि में अगर हमें राम लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? राम लिखते हैं। अगर हमें लिखना है मोहन तो हम मोहन लिखते हैं। अगर हमें लिखना है सीता तो हम क्या लिखते हैं? हम लिख देते हैं सीता जा रही है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। साथियों जब हमारी देवनागरी लिपि हम हटाकर अगर हम बात करें रोमन लिपि, रोमन लिपि में अगर हमें लिखना है तो भी हम सीता को सीता ही लिखेंगे, भले ही सीता हम इस तरह से लिखे, यहाँ पर सीता इस तरह से लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लिपि है उसमें थोड़ा ही फेरबदल होता है, बाकी सभी एक जैसी होती हैं। तो ये बात पूर्णता सत्य है, इसमें कोई भी मिथ्या नहीं है, कोई भी मिथ्या नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई? संज्ञानात्मक, वंदन शर्मा बच्चा संज्ञानात्मक नहीं होना है, ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज हमने कहा था आपको बहुत ही प्यारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कहता है मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु का नाम क्या था? सूरदास था, तुलसीदास था, कबीरदास था, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे प्यारे साथियों जो महावीर मैथिली शरण गुप्त है उनके गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके गुरु थे? भाई मैथिली शरण गुप्त के तो गुरु थे, क्योंकि देखिए किसके? मैथिली शरण गुप्त के तो गुरु थे, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं? ये भी आपके द्विवेदी युग के माने जाते हैं और द्विवेदी युग के जनक माने जाते हैं। ये द्विवेदी युग के अनुशासनवादी कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के अनुशासनवादी कवि माने जाते हैं। तो याद रखिएगा जनक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके? द्विवेदी युग के। और ये किसके? मैथिली शरण गुप्त किसके अनुशासन में रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन में रहे, ठीक है। इसके अलावा साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके गुरु हैं? प्रेमचंद्र के गुरु हैं। किसके गुरु हैं साथियों? प्रेमचंद्र के गुरु हैं। और तीसरी अगर बात करें ये किसके गुरु हैं? निराला जी के गुरु हैं। किसके हैं? निराला जी के गुरु हैं। तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो आपका विकल्प क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज हमें लगता है संडे की छुट्टी मना रहे हैं हमारे साथी, है ना, तभी गायब हैं, तभी भैया गायब हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपसे कहता है इनमें शब्द अलंकार नहीं है, जल्दी जल्दी बताइएगा। विभावना, यमक, श्लेष, अनुप्रास। जैसे ही पूछ रहा है शब्द अलंकार, तो आपको पता है कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। सबसे पहले मेरे साथियों क्या आता है? अनुप्रास आता है। दूसरा आपका क्या आता है? यमक आता है। तीसरा आपका क्या आता है? श्लेष आता है। अगला आपसे क्या आता है? विप्सा आता है। इसके बाद साथियों क्या आता है? वक्रोक्ति आता है। ये 5 अलंकार हैं जो शब्द अलंकार के भेद हैं, ये आपको ऐसे ही याद है। तो यमक भी है, श्लेष भी है, अनुप्रास है, क्या नहीं है? विभावना नहीं है। क्या है? विभावना नहीं है।
विभावना कहते किसे हैं? विभावना दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस भावना। याद रखिएगा, जहां बिना कारण के कार्य हो जाए, जहां बिना कारण के कार्य हो जाए, वो क्या कहलाता है साथियों? विभावना अलंकार कहलाता है। आपका क्या जाएगा? ए विकल्प साथियों राइट चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रताप पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही आपने प्रताप पढ़ा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। क्या? प्रताप से आप प्रताप मत समझिए, आप यहाँ पर समझ लीजिए प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि इनकी जो पत्रिका है जिसका नाम है ब्राह्मण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहां से प्रकाशित होती थी? तो मेरे साथियों कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहां से? कानपुर से प्रकाशित होती थी। बताया, ये चीज हमने आपको बताई, जल्दी से बताइए, ये चीज हमने आपको बताई कि नहीं बताई? ठीक है, बताइए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूछ रहा है प्रताप पत्रिका, तो पूछ रहा है मैम ब्राह्मण पत्रिका बता रही है। दूसरा आपको ये भी याद रखना, प्रताप की पत्रिका ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होती थी, तो प्रताप खुद भी कहां से प्रकाशित होती थी? प्रताप खुद भी साथियों कानपुर से प्रकाशित होती थी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये बताइएगा फटाफट। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब दूसरा साथियों, प्रताप पत्रिका के जो संपादक थे वह कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। साथियों यहाँ का एक अस्पताल है जिसका नाम है सरकारी अस्पताल है गणेश शंकर विद्यार्थी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। साथियों बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल कानपुर में बना है गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और ये इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? ये साथियों इनकी साप्ताहिक पत्रिका के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अगर ये साप्ताहिक पत्रिका थी तो ये कब से प्रकाशित होती थी? तो साथियों याद रखिएगा 1917 से प्रकाशित होती थी। विकल्प क्या जाना है? कानपुर जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुधा। अभी हमने 2 दिन पहले ही सुधा को कराया, फिर आज सुधा को लेकर आ गए, क्यों? देखिएगा, जो सुधा पत्रिका है, हमने आपसे क्या कहा? जो साथियों सुधा पत्रिका है वह किसकी है? दुलारे लाल भार्गव की है। किसकी है? दुलारे लाल भार्गव की है। कहां से प्रकाशित होती है? तो याद रखिए मेरे साथियों लखनऊ से प्रकाशित होती है। ठीक है, कहां से? लखनऊ से प्रकाशित होती है, तो विकल्प आपका क्या जाना है? बी चला जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन था? ये आपको बताना है। इस्तवार-द-ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या हिंदी साहित्य का इतिहास। इन चारों में साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णित है। इन चारों में हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णित है। अब देखिएगा, तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए प्रथम ग्रंथ कौन सा था, अगर प्रश्न 2 तरह से बनेंगे। अगर पूछा जाए कि कौन सा हिंदी का प्रथम साहित्य के इतिहास का है, तो आप क्या कहोगे? इस्तवार-द-ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। साथियों ये 2 भाग में, ये इसके 2 भाग थे। जो पहला भाग था वो है आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, दूसरा भाग जो था वह उर्दू भाषा में लिखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसको लिखने वाले कौन थे? गारसा दी तासी। इसीलिए आप कई बुक में पढ़ते हो तो वहां पर आपको फ्रेंच भाषा में ये दिखाई देता है, जबकि कई बुक में सीधे सीधे लिखा है कि उर्दू भाषा में लिखा गया है इस्तवार-द-ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये बात साथियों समझ में आ गई? अब देखिएगा यहां पर याद रखिएगा, ये साथियों 1794 से 1878 इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रकाशन वर्ष साथियों ये था, यानी 1794 में इस्तवार-द-ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा, गारसा दी तासी ने अपनी मूल भाषा में लिखा।
दूसरे की अगर हम बात करें 1878 की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड भाषा में लिखा गया जिसको कि उर्दू भाषा के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चा, ये अजीबोगरीब नेम ही बच्चे आते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप देख रहे क्या लिखा है, ऑफ हिंदुस्तान, तो आप समझ सकते हैं कि भैया इसकी भाषा क्या थी, इंग्लिश भाषा थी। और ये किसने लिखा था, एक अंग्रेज ने लिखा था जिसका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज किसने लिखा था, तो शिव सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था, शिव सिंह ने लिखा था। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गाल बजाना का अर्थ क्या है। साथियों ये चीजें आप कभी रट नहीं सकते हो, आप सुन सुन के याद करो। हमारे समाज में लोग बोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप कुछ लोग हमारे सभ्य समाज से होंगे। अब सभ्य समाज का मतलब क्या है, कुछ लोग हमारी शहरी सभ्यता से ओतप्रोत रहते हैं तो उनको ये सब चीजें पता ही नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि शहर के लोग भाई एकदम शिष्ट तरह से रहते हैं, ये सब इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ कमेंट खूब करते हैं, लेकिन उनके कमेंट उन्हीं की तरह इंग्लिश में होते हैं। लेकिन जो हमारी देसी सभ्यता के लोग हैं, मूल क्षेत्र के लोग हैं, उनके और जो पुराने एज के होंगे, जितने ही ओल्ड एज के होंगे, वो देखिएगा इनका प्रयोग भरपूर मात्रा में करते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं वो भाई बहुत गाल बजाता है। तो गाल बजाने का अर्थ ये होता है कि बहुत बातें करना। क्या होता है, बहुत बातें करना। अब जो बहुत बातें करे, बहुत बात करना का गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, बहुत बातें करना। या साथियों डींग हाँकना, क्या होता है, डींग हाँकना या तारीफ करना, या तारीफ करना। और तारीफ किसकी करना, दूसरे की नहीं, खुद की ही तारीफ करना, खुद की तारीफ करना। जिसके लिए एक और आपने सुना हो, अपने मुंह मियाँ मिठू। लोग कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिठू, मतलब अपनी तारीफ अपने आप करना, अपनी तारीफ अपने आप करना। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाएगा वह क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, डींग हाँकना। चलिए आगे अगला कहता है घुटने टेक देना का अर्थ क्या है। घुटने टेक देना, अभी आप न्यूज में जब यूक्रेन और रूस की खबरें आती हैं तो आप अभी भी सुनते हो, कहते हैं यूक्रेन एक छोटा सा देश होकर भी उसने अभी रूस के सामने घुटने नहीं टेके। खूब सोचते होगे, खूब आपने सुना भी होगा और उसको समझते भी होगे, लेकिन जब अलग से पूछ देता है ना, हो सकता है कि न्यूज तो सुनते हैं लेकिन इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते। तो अगर होता घुटने टेक देना तो इसका मतलब हार मान जाना, हार मान जाना। और अगर होता घुटने ना टेकना तो इसका मतलब क्या होना, हार ना मानना। तो दोनों चीजें आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर कहता है घुटने टेक दिए मतलब हार मान ली, घुटने टेक दिए यानी हार मान ली। तो यहाँ पर जो विकल्प होना है साथियों सी जाएगा। क्या जाएगा, सी चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अमिता यादव, अमिता यादव, सीनू भदौरिया, जेवा खान, पूनम, दीपिका, निधा, नीरज, रिचा, सत्यजीत, रूहानी, संतोष, रिंकू, पिंकी, संतोष कुमार तिवारी, शिवम, रिचा, रूबी, रिया, नईम अली चौहान, नीतू रावत, दमयंती सत्या, सुधा चौधरी, उर्मिला वर्मा, हिमांशु राजपूत, प्रीति पुरोहित, अर्चना चौधरी और भी हमारे अन्य साथी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े भाई, थोड़ा शेयर वेयर भी मार दो भाई। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है महापात्र के नाम से जाना जाता है। इसको समझिएगा, महापात्र के नाम से कौन जाना जाता है। और ये नया शब्द, जो नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं नोट करते जाइए साथियों। जो महापात्र है ये साथियों अकबर के दरबार की उपाधि थी, अकबर के दरबार की एक उपाधि थी, दरबार की उपाधि थी। क्या लिख रहे हैं, अकबर के दरबार की एक उपाधि थी। और ये उपाधि किसको दी गई, तो ये भी याद रखना, ये साथियों उपाधि नरहरि बंदी जन को दी गई थी। किसको, नरहर बंदी जन को दी गई थी महापात्र, ध्यान देना। लेकिन अगर साथियों यहाँ पर लिखा होता महाप्राण, कौन, महाप्राण, तो महाप्राण के नाम से कौन जाते हैं, जाने जाते हैं निराला जाने जाते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा, डी विकल्प आपका चला जाएगा। क्योंकि पूरी जिंदगी निराला अपना जीवन
कष्टों से जूझते रहे, कष्टों से लड़ते रहे, इसीलिए इनको महाप्राण कहा जाता है। जबकि जो बंदी जन थे इनको अकबर के दरबार में एक उपाधि मिली थी। ठीक है, दोनों विकल्प आप याद रखिएगा, डी विकल्प आपका राइट होगा। घनानंद ये विरह के कवि थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रेम के पीर का कवि। क्या कहते हैं, प्रेम के पीर का कवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बीरबल का मूल नाम क्या था। बीरबल का मूल नाम आपको बताना है तो फटाफट बताइएगा। कहता है सुरेश दास था, महेश दास था, सुभद्रा कुमारी चौहान था या दुष्यंत कुमार था। साथियों जो दुष्यंत कुमार थे इनको कहा जाता है गजल के राजकुमार। क्या कहा जाता है, गजल के राजकुमार कहा जाता है। याद आया होगा, कई दिन पहले हमने इस प्रश्न को करवाया था। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये नहीं होना है। साथियों जो बीरबल को याद रखिएगा, बीरबल को ब्रह्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, ब्रह्म भी कहा जाता था। लेकिन इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम साथियों क्या था, महेश दास था। क्या था, महेश दास था। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाएगा, वी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, महेश दास था, महेश दास था। साथियों आप लोग इतने साथी हमारे लाइव हैं, है ना, लेकिन इन हमारे साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। इसका कारण क्या है, कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है, अभी बताना है। चीज आपको क्या चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिलेबस के बाहर की बात है। कुछ लोग कहते हैं मैम साहित्य को मत पढ़ाइए, आप जरा पेपर उठा के देखिएगा सुपर टेट का। सुपर टेट का आप एक बार सिलेबस में नहीं दिया रहता है, ये बात अलग है। सिलेबस में वो साहित्य को नहीं देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन साथियों प्रश्न साहित्य से पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा रस का जन्मदाता कौन है, आपसे कहा जाएगा कि ये साहित्य का है ही नहीं, फिर आप क्या करोगे, आप सिर्फ सर मारते रह जाओगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं तो अधूरी तैयारी क्यों करें। चलिए यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गई, आगे बढ़ें। अच्छा भैया दीपिका तुम्हारा 8वां लाइक है, आज तुम्हारा लाइक वहां 8वां रह गया। वैसे तो तुम लोग फर्स्ट लाइक करते थे ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्या कहते हैं जिन स्वरों में अंत में ई आता है उनको क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयोग व इकारांत और अंतस्थ। तो यहाँ पर कहता है जिन स्वरों के अंत में ई आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हो नदी, तो नदी के अंत में क्या आ रहा है, आप कह रहे हो ना प्लस आ प्लस दा प्लस ई। तो साथियों अंत में क्या आया, ई। अंत में का क्या आया, ई। तो ई सिंगल नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ईकार हो जाता है। अंत जब लिखा जाएगा तो ईकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, सी। अनुस्वार साथियों इस तरह से होता है, अयोगवा में अनुस्वार और विसर्ग, यानी अयोगवा जो होगा तो उसमें अनुस्वार भी आएगा और विसर्ग भी आएगा। अंतहस्थ में यारा लावा होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुनर्जन्म में संधि होगी। यहाँ पर लिखा है पुनर्जन्म, कुछ याद आया किसी को, कुछ याद आया है किसी को। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या होगा वो देखिएगा। रूल कहता है कि जब आ हो, आ के बाद विसर्ग हो, जब आ हो आ के बाद विसर्ग हो, इसका मेल किसी भी स्वर से हो, तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से, 5वें से, या रा ला वा और हा से हो, तो साथियों यही जो विसर्ग है ये आपका ओ में बदल जाता है। किस में बदलता है, ओ में बदलता है। कैसे, यहां पर लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है, पुनः, यही तो होगा। मेल किससे हो रहा होगा, विवाह से। ध्यान दीजिएगा, मेल किससे होगा, विवाह से, यानी विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग है, और यहाँ पर वा से मेल हो रहा है। तो जो विसर्ग होनी चाहिए वो रा में बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, पुनः विवाह हो जाएगा। क्या पुनः विवाह हो जाएगा, नहीं, पुनः विवाह क्यों नहीं होगा। वैसे विसर्ग तो हमारी ओ में बदलनी होती है, लेकिन आपको ये याद रखना है साथियों, अंतः एवं पुनः के साथ, अंतः एवं पुनः के साथ, अगर अंतः और पुनः लगे हैं तो साथियों ओ ना होकर क्या हो जाएगा, रा हो जाता है। क्या हो जाता है,
रा हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो विकल्प जाएगा वह आपका ए ही होगा। लेकिन अगर संधि विच्छेद पूछा जाए, नियम पूछे जाए कि कौन सा नियम लगेगा, ओ का नियम लगेगा कि रा का नियम लगेगा, तो साथियों आप क्या कहोगे, ओ वाला नियम ही लगना है इसमें। लेकिन अंता और पुना के साथ स्थितियां अलग हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है हरिण का पर्यायवाची शब्द। साथियों हरिण, देखिएगा हरिण को हम क्या कह सकते हैं, ये आपका संस्कृत शब्द है और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को साथियों हम हिंदी में कहते हैं हिरण, इसी को हम क्या कहते हैं, मृग कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सारंग कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम साथियों कुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरंग कहते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई क्या हमने कहा। इसी को साथियों हम कृष्ण सार कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण सार कहते हैं, कृष्ण सार कहते हैं। हमने क्या कहा, हिरण कहा आपने पढ़ा होगा, मृग सुना होगा, सारंग सुना होगा, कुरंग और कृष्ण सार, ये दो आपको याद करने हैं, दो पर्यायवाची। तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो बिहग होगा, ना तो खग होगा, ना तो हंस होगा, क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होना है। डी विकल्प साथियों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सापेक्ष का विलोम। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब हम सापेक्ष बोलते हैं तो उसमें दो शब्द होते हैं। कौन सा, पहला तो होता है सा और दूसरा होता है आपेक्ष। क्या होता है, सा प्लस आपेक्ष। सा हम किसे कहते हैं, सा कहते हैं सहित को, यानी आपेक्ष सहित। आपेक्ष क्या होता है, आपेक्ष अगर हम किसी से कोई किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो वह आपेक्ष होता है, यानी अपेक्षा होती है। यानी अगर आपेक्ष है, अगर किसी चीज की हम अपेक्षा करते हैं तो वह सापेक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष कहलाता है। अब इसका साथियों इसका क्या हो जाएगा, आपेक्ष तो नहीं होना है, इसका अपोजिट इसका जो समानार्थी विलोम होगा वह आपेक्ष तो नहीं होगा, आपेक्ष तो समानार्थी हो जाना है। कहता है निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। तो याद रखिएगा साथियों इसका क्या हो जाएगा, इसका निर हो जाएगा। निर का अर्थ क्या होता है, निर का अर्थ होता है नहीं, और क्या लग जाएगा, आपेक्ष हो जाएगा। आपेक्ष का अर्थ क्या होता है, उम्मीद होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होना है वह आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सकल और सकल का, सकल और सकल में क्या रिश्ता है आपको बताना है। साथियों अखल, अखिल, भुवन, चल, अचल, सब। शकल किसे कहते हैं, सकल कहते हैं संपूर्ण को। किसको कहते हैं, संपूर्ण को। ठीक है, और ये जो दूसरा शकल होता है ये वाला, ये होता है हिस्सा। क्या होता है, हिस्सा होता है, या साथियों भाग होता है, या हम कह सकते हैं अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वह क्या जाएगा, संपूर्ण और अंश चला जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण और अंश हो जाएगा। डी विकल्प, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कैसी कहलाती है। तो देखिएगा आप सभी को पता है नाम धातु क्रिया में क्या होता है, पहले संज्ञा लगी होगी, यह आपका विशेषण होगा और किससे मेल खा रहा होगा, क्रिया से। तो ये तो होने से रहा। फिर नाम बोधक धातु ये भी नहीं होगा। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगी, प्रेरणा दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं कह रहा है, कह रहा है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करना, पहली बात। दूसरा ऐसी क्रिया कौन कहती है, तो याद रखिएगा साथियों मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, यानी मुख्य क्रिया के साथ जुड़ेगी। जब मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है तो पहला काम क्या करती है, समय को स्पष्ट करेगी। क्या करेगी, समय को स्पष्ट करती है। कौन, सहायक क्रिया। कौन, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया पहला काम क्या करती है, जब मुख्य क्रिया के साथ जुड़ेगी तो समय को स्पष्ट करेगी, पहला काम। ठीक है, दूसरा साथियों समय को तो स्पष्ट कर दिया, और दूसरा काम क्या करती है, वाक्य के अर्थ को पूरा करती है। वाक्य के अर्थ को पूरा करेगी। क्या करेगी, वाक्य के अर्थ को पूरा करती है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाना है वह साथियों आपका ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
कहता है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। पहला है पानी बरस रहा है। क्या है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको कभी भी अकर्मक या सकर्मक ढूंढना है, अकर्मक का मतलब कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए, ना होने की संभावना हो, ना होने की संभावना हो, वो हमारा अकर्मक कहलाता है। अब अकर्मक क्रिया आप कैसे निकालोगे? तो अगर आप क्रिया में, क्या हमने कहा कि अगर साथियों क्रिया में आप क्या और किसको लगाते हो, क्या लगाते हो? क्रिया में अगर क्या किसको लगाते हो और आंसर में आपको कर्ता मिलता है, क्या मिलता है? कर्ता मिलता है, यानी इसमें ये करता, इसमें ये करता है मैं, ठीक है, इसमें श्याम है, इसमें राम है, तो ये सभी क्या है? ये करता है। पानी इसमें क्या है? करता है, कार्य हो रहा है ना, पानी बरसना तो स्वयं एक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अगर कर्ता मिलता है तो क्रिया हमारी कैसी होती है? अकर्मक होती है, अकर्मक होती है। डी विकल्प आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए कितने लोगों ने गलत किया है। सुधा चौधरी, नीरज कुमारी, रोशन जाटव, सरोज, 19 का क्वेश्चन है, 19, नीरज, रूहानी, क्या हो गया तुम लोगों को? ये सब आंसर गलत क्यों कर रहे हो तुम लोग? लगता है संडे का असर हो गया है। रिचा बी। अब देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने आपसे क्या कहा साथियों? देखिएगा यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि जो अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो रोना अकर्मक क्रिया होती है, हंसना अकर्मक क्रिया होती है, पिसना अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है साथियों। इसके अलावा उठना अकर्मक क्रिया होती है, सोना अकर्मक क्रिया होती है, जागना अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन 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 सकर्मक कौन कौन सी होती है ये भी सुन लीजिएगा। कुछ हम सकर्मक बताएंगे। अगर साथियों रोना ना होके हुआ रुलाना, क्या रुलाना? जैसे मुझे तुम रुलाते हो, तो मैं रो नहीं रहा हूं, तुम मुझे रुला रहे हो। तो अगर कोई रुला रहा है तो 100% कोई ना कोई होगा जो रुला रहा है, तो रुलाना सकर्मक हो जाएगा। हंसना अगर अकर्मक है तो हंसाना सकर्मक है। पिसना अगर अकर्मक है तो पिसाना सकर्मक है। अगर साथियों उठना अकर्मक है तो उठाना सकर्मक है। सोना अगर अकर्मक है तो सुलाना सकर्मक है। जगाना सकर्मक है। जैसे सपोज करिएगा मैं जागता हूं या मैं सोता हूं या मैं उठता हूं, कुछ भी है, मैं उठता हूं, तो ये जो है क्रिया ये आपकी अकर्मक है। लेकिन मुझे मम्मी उठाती हैं तो ये सकर्मक हो गया, क्योंकि मुझे कौन उठा रहा है? मम्मी उठा रही है। कौन? मम्मी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कोई किसी ना किसी के द्वारा अगर कोई काम कराया जा रहा है तो कर्म हमेशा आपके पास होगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा पानी बरस रहा है, यही साथियों इसमें कर्म नहीं है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, भाई क्या पिसवा रहा हूं? गेहूं पिसवा रहा है। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? निबंध लिखता है। राम मोहन को रुला रहा है, मोहन रो नहीं रहा है बल्कि राम मोहन को रुला रहा है। तो साथियों ये भी जो हमारी क्रिया है ये भी सकर्मक है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? ए। रटो नहीं समझो, रटो नहीं समझो। तो भाई आज आपने हमें एक क्वेश्चन पे डिसअपॉइंट कर दिया। हाँ अमिता यादव आपका सही है, और भी 2-4 बच्चों का सही था, ठीक है। अगर जिससे देखिए जिससे गलती हुई वो मान ले कि हमसे गलती हुई। क्यों? क्योंकि इन्हीं गलतियों को सुधार करके ही तो हम अपना आंसर सही देंगे। यहाँ पर कोई आपका पेपर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। किसके लिए? आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जिससे आपका एक एक प्रश्न सही हो। रटो नहीं, 100 बार आप वही प्रश्न करिएगा, लेकिन रटो नहीं, चीजों को सीखो, ठीक है, फील करो। अगला प्रश्न कहता है मैं खाना खा चुका हूं। जब भी वाक्य पूछा जाए तो आपको क्या, मैं से कोई मतलब नहीं, खाना से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है? मुख्य क्रिया और
सहायक क्रिया से। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे खा चुका था। अब देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या देखा, था है, और क्या कह रहा है, चुका था। तो याद रखिएगा, चाहे साथियों चुका था हो या आपका ई या ए प्लस था, कहने का मतलब कैसे, जैसे अगर आपका लिखा हो मैं खाना खा चुका था, एक सेंटेंस ये आपका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था। अगर इन दोनों में से कोई एक वाक्य भी है तो ये आपका को क्या हो जाएगा, ये साथियों आपका पूर्ण भूत बन जाना है। क्या बन जाना है, पूर्ण भूत बन जाएगा। सबसे पहले क्या कहता है, सामान्य भूत की बात हो ई या ए, पूर्ण भूत को तो टिक लगाना है। अगर आसन्न होगा तो ई या ए प्लस है लगा होगा। संदिग्ध अगर है तो साथियों होगा होगा होगा, संदिग्ध है तो होगा होगा होगा। ठीक है, विकल्प आपका क्या, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जब भी चर्चा होगी तो हमें सेंटर में हमेशा क्या रखना है, याद रखिएगा मेरा और मेरी। सेंटर में क्या रखना है, मेरा और मेरी। चलिए लगाते हैं मेरा। आप कहते हो मेरा आय या मेरी आय, क्या कहते हो, मेरी आय इतनी है और मेरा व्यय इतना है। व्यय किसको कहते हैं, व्यय कहते हैं खर्च को, और आय किसको कहते हैं, इनकम को कहते हैं, यानी साथियों आमदनी को कहते हैं। किसको कहते हैं, आमदनी को कहते हैं। कि मेरी आमदनी तो इतना है, मेरी आमदनी इतनी है लेकिन मेरा खर्चा इतना है। ठीक है। दूसरा कहता है नहर, मेरी नहर, या नहर सूख गई, नहर निकाली गई, नहर में ये चीज गिर गई, कुछ भी होता है। लहर, मेरी लहर, कि मेरा लहर, तो मेरी लहर होता है। यानी कहने का मतलब है सिर्फ व्यय के साथ मेरा आया है तो व्यय आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है कवि का स्त्रीलिंग। कवि किसे कहते हैं, जो साथियों जो रचना करता है, कविता करता है, कविता को करने वाला कवि है। अगर पुल्लिंग का है और कविता करता है तो वह साथियों कवि है। और अगर कविता करती है कोई स्त्रीलिंग की है तो बच्चा उसको हम क्या कहेंगे, कवियत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, कवित्री कहेंगे। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होने वाला है वह साथियों क्या हो जाएगा, शी विकल्प आपका राइट होगा। ये तो घनघोर गलत है, ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है। याद रखिएगा कवि ऐसे लिखते हैं ना, तो जब कवित्री लिखेंगे तो साथियों इस तरह से लिखेंगे, ये वाला कवि ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस बेटा रूहानी आपका खर्चा ही होना चाहिए। अभी आपकी देखिए आपकी आय आने वाले समय पर डिपेंड करती है। मेहनत इतनी करो कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको फल देने के लिए। कहता है हिंदी भाषा में वचन कितने। जब भी साथियों बात हिंदी भाषा की होती है और उसमें अगर वचन होते हैं, वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ होता है संख्या। तो हिंदी में या तो आपको एक वचन होगा, एक वचन क्या बताता है, जब साथियों संख्या एक होगी, कोई वस्तु सिंगल है तो एक वचन होता है। दूसरा आपका बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। यानी जब संख्या एक से अधिक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। याद रखना है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, वी विकल्प आपका राइट जाएगा। क्या जाएगा, वी विकल्प साथियों आपका राइट चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या कहता है कि सर्वनाम तो होने चाहिए लेकिन कैसे, प्रश्नवाचक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्रश्नवाचक होने चाहिए। तो पहला है कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो याद रखिएगा साथियों, देखिएगा जो तो होगा नहीं, कोई भी नहीं होगा, वह भी नहीं होगा, जिनका नहीं होगा, जो भी नहीं होगा, ठीक है, किनका भी नहीं होगा, जिन्होंने नहीं होगा, उन पर नहीं होगा, उसको नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वह आपका ए जाएगा। क्या जाएगा, ए चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य बताइएगा। मैं नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही, आज हम स्कूल जाएंगे। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको बताना है क्रिया विशेषण। तो जब भी क्रिया विशेषण की बात है आपको हमेशा याद रखना है ये किसमें लगे होंगे, क्रिया में लगे होंगे। किसमें, क्रिया की बताएंगे विशेषता। तो इसके मतलब क्रिया आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, पहली शर्त ये है क्रिया विशेषण तभी होंगे जब क्रिया होगी। तो ये विकल्प तो आपको ऐसे ही हट गया। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें तो कर्ता है और क्रिया है और आपका निगेटिव वाक्य, तो ये भी नहीं होगा। कहता है हवा धीरे धीरे बह रही है। क्या कहता है, कह रहा है हवा धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर साथियों जो धीरे धीरे है ना, हवा धीरे धीरे बह रही है, चल रही है, इसी में आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाना है। क्या हो जाना है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर आज जो है वह क्या है साथियों, समय है। क्या है, समय है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कालवाचक हो जाएगा, यहाँ पर भी कालवाचक हो जाएगा, लेकिन जो राइट होगा वह साथियों आपका सी ही होगा। चलिए अगला कहता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर बात करता है, लो बताओ रीतिवाचक। रीतिवाचक किसे कहते हैं, रीतिवाचक का मतलब होता है साथियों तौर तरीके। किसके तौर तरीके, क्रिया के करने के तौर तरीके। अब देखिएगा, सबसे पहला है अत्यंत, ये तो साथियों परिमाण होगा। क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है, आज और कल ये आपका समय होगा। ठीक है, बाहर, बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर क्या होगा, स्थान हो जाएगा। कदाचित, कदाचित मतलब कब। तो यहाँ पर जो साथियों ये हो जाएगा ना, तो सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प ही साथियों आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कदाचित, आजकल नहीं होगा, यहाँ पर साथियों कदाचित हो जाएगा। कब, या कह सकते हैं कभी कभी। क्या कह सकते हैं, कभी कभी इसको कहेंगे। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका यूनिक है, इसीलिए तो हमने कहा था कि आपको नए नए प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी आने वाले समय, बोला था कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, कहता है नी, परी और उन तीन उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, नी वाला ढूंढोगे। तो देखिएगा नी किस में आया है, सिर्फ इसी में आया, नी +1। ये दूसरे में समय और प्रा है, तो इसमें दूसरा है परी। तो परिजन, दुर्जन, संहार, तो ये भी इसमें है, तो यही विकल्प आपका राइट होगा। फिर दिया है ऊन, तो ऊन धन तीस। तो देखा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प साथियों आपका ए हो जाना है। विकल्प आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा। कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं क्या कहलाते हैं। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रत्यय होते हैं वो दो तरह के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो धातु में लगते हैं, और धातु में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इन कृत प्रत्यय के योग से जो बनने वाला शब्द होता है, जो बनने वाला शब्द होता है वह क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है, कृदंत कहलाते हैं। दूसरे ऐसे शब्द होते हैं धातु को छोड़कर, धातु को छोड़कर अन्य शब्द में लगा, अन्य शब्द में जो लगे होते हैं वो साथियों आपके क्या कहलाते हैं, तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके प्रयोग से जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, तद्वितांत बनता है। क्या बनता है, तद्वितांत बनता है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होगा वह साथियों क्या जाएगा, कृत चला जाना है। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। क्या कह रहा है, मिश्र। तो जब मिश्र आता है तो आपको दो चीजें तो याद है कि या तो वाक्य की से जुड़ा होगा, या साथियों जिनको जिससे से जुड़ा होगा, जिनको जो जिससे, है ना, काफी बार हमने ये कराए हैं आपको। तीसरा आपका ऐसा होता है जिनमें एक आगे होगा और एक पीछे होगा, जिसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी हमेशा जोड़े में आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा
कहते हैं यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो जिसे बैल ने, ये वही बच्चा है। आप बताओ, हमने आपसे कहा ये वही बच्चा है, बच्चा को हमने आपको दिखाया और कहा ये वही बच्चा है, इसका मतलब कि इसके पीछे हम अभी कुछ बताएंगे, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पर आप क्या कहिएगा, ये मिश्र वाक्य तो होगा। ठीक है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। तो आप कहोगे कि मैम इसमें जिसमें आया है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक, आगे देखिएगा क्या कहता है। कहता है वह परिश्रमी ही नहीं है नहीं लिखा है लेकिन, बल्कि ईमानदार भी है। और यहाँ पर साथियों जो ये वाला आया है ना, ये आपका संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि किससे जुड़ा है, ये आपका वर्ण से जुड़ा है, बल्कि से जुड़ा है। ठीक है। अगला देखिएगा, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं थी, ये भी साथियों आपका मिश्र का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर विकल्प आपका सी जाएगा। विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प आपका सी राइट जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वाक्य में साधारण संरचना क्रम की प्रवृत्ति बताइएगा। यानी जब वाक्य बनाया जाता है तो जो पद लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया या क्रिया। तो देखिएगा, हम एक वाक्य लिख लेते हैं। हमने लिखा राम घर जाता है। तो राम क्या है बच्चा, राम तो करता है, घर क्या है मान लेते हैं कर्म है, और जाता है क्रिया, यानी क्रिया सबसे लास्ट में होती है। तो कर्ता कर्म क्रिया होता है। क्या होता है, कर्ता कर्म क्रिया होता है। आपका बी विकल्प राइट होगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। अब आप लोग क्या करते हो, आप करते हो कर्ता क्रिया कर्म। अरे मेरे भोले बच्चों, ये कोई इंग्लिश का थोड़े ना, हम इंग्लिश का नहीं पूछ रहे हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कर्ता क्रिया कर्म होता है, लिखा होता है राम गोज टू कानपुर, राम गोज टू कानपुर। तो इसमें क्या हुआ, पहले कर्ता आया, फिर क्रिया आई, फिर कर्म आया। तो समझ गए आप गलती कहाँ किए हो, समझ गए आप गलती कहाँ किए हो, बताओ। इतना सरल आ जाए तो गलत। चलिए अगला क्या कहता है। कहता है उद्देश्य शब्द में संधि कौन सी है। आपको बताना है कि जो उद्देश्य शब्द है उसमें संधि, किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, उत लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं देश। ठीक है, कर ही दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, उद्देश्य लिखा है। तो समझिएगा, यहाँ पर बच्चा कितने आए हैं, दो दा आए हैं, दो दा आए ना। तो याद रखिए, अगर कहीं पर दो एक जैसे वर्ण आए तो पहले जो आधा वर्ण है वह ता हो जाएगा, उत प्लस देश हो जाएगा। और पूछा जाए कौन से नियम लगेंगे, ता संबंधी नियम लगेंगे। कौन से नियम लगेंगे, ता संबंधी नियम यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, उत धन देश हो जाएगा। शी विकल्प आपका राइट होगा, शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है निरेफ शब्द का संधि विच्छेद करिए। क्या कहता है, निरेफ का संधि विच्छेद करिए। तो इसका रूल कहता है कि अगर साथियों पहले ह्रस्व स्वर आया हो और ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग हो, यानी ह्रस्व स्वर हो इसके बाद विसर्ग हो, और उनका मेल अगर रा से हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ह्रस्व होता है वह दीर्घ हो जाता है और विसर्ग हट जाती है। क्या होता है, विसर्ग हट जाती है। तो यहां पर ह्रस्व रहा होगा नी, क्या होगा, नी, ध्यान दीजिएगा, प्लस रेफ, प्लस रेफ, रा आया है, ह्रस्व स्वर ना है, इसके बाद विसर्ग आई। तो क्या कहता है, ह्रस्व ये तो जो है ना ये हट जाएगी, लेकिन जो ह्रस्व स्वर है यानी जो ये छोटी ई है वो बड़ी ई में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरेफ हो जाएगा। और कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। क्या होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसी के तहत निहि प्लस रज क्या हो जाता है, नीरज हो जाता है। ठीक है, निहि प्लस रस क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। क्लियर। तो इन दोनों में भी साथियों कौन सी संधि है,
विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ए विकल्प आपका राइट होने वाला है। ए विकल्प आपका राइट होने वाला है, सभी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। सभी को पता है श्रृंगार रस को साथियों रसराज कहा जाता है। क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। इसी को रसपति कहा जाता है, इसी को रसाधिराज कहा जाता है। क्या कहते हैं? रसाधिराज कहते हैं। इसी को साथियों कहते हैं रसों का राजा। क्या कहते हैं? रसों का राजा भी इसी को कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो साथियों इसका स्थायी भाव होता है रति। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जनमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? कहता है जनमग्न में कौन सा समास होगा? साथियों जल्दी से बताइएगा। तो हम एक चीज यहाँ पर लिखते हैं, आप सभी पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के ठीक है अधिकरण में या पर। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा? यहाँ पर हमने आपसे कहा जनमग्न। क्या कहा? जनमग्न। जन किसको कहते हैं? जन को मनुष्य को कहते हैं, यानी लोग को कहते हैं, लोग। ठीक है, मग्न किससे कहते हैं? मग्न को कहते हैं। अब अगर करण होगा तो क्या होगा? से होगा, यानी लोग से मग्न, लोग या लोगों। जनमग्न मतलब लोगों से मग्न, अधिकरण लोगों में मग्न, संप्रदान लोगों के लिए मग्न, या संबंध यानी लोगों का मग्न। जल्दी से बताइएगा। साथी हमारे कह रहे हैं कि मैम आपका अधिकरण हो जाएगा, बिल्कुल सही। जनमग्न किसे कहते हैं? लोगों में मग्न। मान लीजिए यहाँ पर होता है जलमग्न, तो आप क्या कहते? तो भी तो कहते जल में मग्न यानी डूबा हुआ। जल में मग्न या डूबा हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? तो आप क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष होने वाला है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे बच्चा जलमग्न पढ़ो चाहे जनमग्न पढ़ो, में ही आने वाला है। अगला देखिएगा, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ये आपको बताना है। पहला कहता है सूल, पाड़ी, यथा क्रम, हंसमुख, हथकड़ी। अब देखिए हाथों के लिए कड़े तो तत्पुरुष हो जाएगा। हंसमुख जिसका मुंह हंसने वाला हो यानी विशेषता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। यथा क्रम क्या हो जाएगा? अव्यय भाव हो जाएगा। सूल पाड़ी को क्या कहेंगे? सूल है पाड़ी अर्थात, पाड़ी मतलब अर्थात हाथ में जिनके सूल है, पाड़ी में जिनके अर्थात किसके हाथ में त्रिशूल है साथियों? तो आप कहोगे भगवान शिव अर्थात शिव, यानी यहाँ पर तीसरा पद अगर सामने आ रहा है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ए विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो बार जन्म लेने वाला, अरे भाई इसका तो आंसर ही लिखा है। कहता है दो बार जन्म लेने वाला। अब देखिएगा ध्यान से साथियों, कई बार हमने बताया है जलज, ठीक है, या हम आपसे कहें पंकज। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप सुन लोगे ना तो फिर आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। हमसे अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो कभी भी भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर कहता है जलज। देखिए जल मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है, और जा मतलब जन्मा, जा मतलब जन्मा, यानी पानी में जन्मा, पानी में जन्मा जलज कहलाता है। पंख, पंख किसको कहते हैं? कीचड़, किसको कहते हैं? कीचड़। में जा मतलब होता है जन्मा, कीचड़ में जन्मा तो क्या कहलाता है? पंकज कहलाता है। क्या कहलाता है? पंकज कहलाता है। दुई, दुई क्या होता है? संख्या होता है ना जो दो को इंडिकेट करता है, तो दुई मतलब दो। आओ साथियों, जा मतलब जन्मा, तो दो जन्मा यानी दो जन्मा, दो जन्मा का मतलब दो बार जो जन्मा है वह क्या कहलाएगा साथियों? द्विजन्मा कहलाएगा।
तो यहाँ पर आपको ई ऑप्शन करके लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर द्विज हो जाएगा। ई विकल्प आपका राइट रखिएगा, ठीक है। ई विकल्प आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात समझ में आई। तो बच्चा निराशा नहीं होगा, प्रत्याशित भी नहीं होगा, उपेक्षा भी नहीं होगा, असंभव भी नहीं होगा। अगली बार जब पूछेंगे ना तो अगर ऑप्शन भी गलत होंगे ना तो आप 100% राइट ऑप्शन ही देंगे, ठीक है। हाँ, ब्राह्मण भी कहते हैं द्विज को, पक्षी भी कहते हैं और दांत भी कहते हैं। बिल्कुल सही बंटी, हमें लगता है ऐसा तो नहीं काफी खोले बैठे हो तुम लोग। चलिए आगे देखिए, कहता है समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करिए। यानी जब कोई वाक्य या जब कोई अनुच्छेद, वाक्य नहीं, जब कोई अनुच्छेद, जब कोई पाठ, जब किसी बुक का समापन होता है तो देखिएगा उसके नीचे आपको इस तरह से चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, या साथियों उसके बाद इस तरह से चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, या इस तरह का चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा। ये किसको बताता है? ये बताता है कि यहाँ पर जो भी था उसका समापन हो गया है, तो ये समाप्ति का बोध कराता है। ये बताता है कि यहाँ पर समापन हो चुका है, समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका ए विकल्प आपका राइट जाएगा। ए विकल्प आपका राइट जाना है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा अगला। कुछ लोगों के मैसेज ऐसे होते ना, चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। अब देखिएगा साथियों, जीव के आधार पर 3 भाग थे कि नहीं थे? कौन कौन से? सबसे पहले आपका अग्र था, फिर आपका मध्य था, फिर आपका क्या था? पश्च था कि नहीं था? तो जब भी आप अग्र मध्य पश्च की बात करें तो आ याद रखना। अगर आ के बाद जीव आती है तो अग्र होता है, और ई और ए हमारे अग्र स्वर कहे जाते हैं। आ बोलने के बाद अगर जीव पीछे की तरफ जाती है, कहाँ जाती है? पीछे की तरफ जाती है, पश्च स्वर कहलाते हैं। ओ औ और आ, ओ औ और आ, ये आपके पश्च स्वर हैं। तो देखिएगा आ हमारा क्या था? मध्य स्वर था। ई क्या था? अग्र स्वर था। ए क्या था? अग्र स्वर था। आ हमारा पश्च चला जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए जाना है। क्या जाना है? ए चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है द्विगुण व्यंजन बताना है। क्या कह रहा है? द्विगुण व्यंजन बताइए। यानी ऐसा व्यंजन जिसके पास द्विगुण हो, एक गुण के कारण हमारे सामने हो और एक गुण के कारण हमसे छिपा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो पहला आपका क्या होता है साथियों? डा होता है, और दूसरा आपका ढा होता है। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका बी चला जाना है। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। इसीलिए जब आप व्यंजन में वर्णमाला की संख्या में जब व्यंजन को गिनते हो तो साथियों 33 निकल के आते हैं कि नहीं? लेकिन 2 वर्ण आपके और जुड़ते हैं उत्क्षिप्त के नाम से, वो डा और ढा होते हैं। तो कितने वर्णों की संख्या हो जाती है? 35 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, और आपको यहाँ पर बताना है कि जो अनुसंधान है वो कौन सा राइट है। पहला कहता है ये वाला, दूसरा कहता है ये वाला, तीसरा कहता है ये वाला, ये वाला। तो देखिएगा साथियों, अनु तो आप ऐसे ही लिखते हो कि नहीं लिखते हो? संधान आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखा है तो संधान आप ऐसे भी लिख सकते हो। कहने का मतलब एक अनु इस तरह से लिखा जा सकता है और दूसरा साथियों अनुसंधान इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये तो गलत है, इसमें नु की मात्रा लगी, ये भी गलत है। अब यहाँ पर ये वाला सा बना है, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प मेरे साथियों राइट देना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कहता है पूर्ति को आप कैसे लिखोगे? पूर्ति का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो देखिएगा साथियों, पूर्ति इस तरह से लिखते हो ना, अब पू नहीं होता है, छोटा पू नहीं होता है, पूर्ति। देखिएगा यहां पर भी क्या लिखा है? यहाँ पर पूर्ति और यहाँ पर पूर्ति लिखा है, तो बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, पूर्ति ये भी नहीं होगा। आपका विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प आपका राइट जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
तो साथियों आज की प्रश्नावली की श्रृंखला यहीं पर खत्म होती है। आपको हमने लगभग 40 प्रश्नों की जो सीरीज की वो है उसको करवाया है। आगे थोड़ा पैटर्न आपको बदला भी मिलने वाला है। दूसरी आपको बात ये याद रखनी कि जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं वो याद रखिए 9:30 बजे से आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, उस क्लास को आप अवश्य देखें। उसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलती है और सिर्फ आपको 30 मिनट का रिवीजन कराया जाता है। 30 मिनट का आपका क्या कराया जाता है, रिवीजन कराया जाता है, तो इसको भी आप अवश्य ही देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ, बेहद ताजा तरीन क्लास के साथ। तो अभी हमें दीजिए जाने की इजाजत। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही बताइएगा।